8 बार विधायक रहे। इस बात से उत्तर प्रदेश और देश में इस मथुरा को और मार्ग को पहचान देने वाले, जिनको हम बचपन से सुना करते थे कि वो कभी हारते नहीं, ये दुर्भाग्य है। 3 बार मौका दूसरा है, लेकिन आपको भी चीजें आने वाले समय पर सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति जिसने 8 बार नुमाइंदगी की हो, ऐसा व्यक्ति जिसने 10 साल अलग अलग पदों पर रहकर मंत्री, कैबिनेट का रहकर काम किया हो, ऐसा व्यक्ति जो पक्ष और विपक्ष में चाहे कोई भी देश का बड़ा नेता हो, ऐसा है नहीं जो श्याम सुंदर नाम के नाम को जानता ना। मैं उनको बधाई दूंगा इस मंच से कि आज उन्होंने जो यहां पर इकट्ठा लोगों को करने का काम किया, यहां पर हिंदू, मुसलमान, अलग अलग जातियों के लोग, चाहे वो गुर्जर हो, पंडित हो, जाटव हो, अलग अलग जातियों के लोग बैठे हैं। यह असली हिंदुस्तान है दोस्तों, साथियों, जिस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हम और आप यहां पर इकट्ठे हुए हैं। उनका भी एक काम था जिसकी वजह से लौह पुरुष कहलाए। जब ये भिन्न रियासतों में बटा था, ये पूरा देश राज्य रजवाड़ों में बटा था, उसको इकट्ठा करके एक हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान बनाने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नौजवान साथियों, ऐसे यहां पर एक और बड़े नेता जिन्होंने हमारे समाज को देश में जलाया, दुनिया में जलाया, कई बार सांसद रहे और जिस मेरठ की धरती से आता जहां से क्रांतिकारी लोगों की पहचान देश और दुनिया तक पहुंची, उस 1857 की क्रांति की पहचान मेरठ की धरती से निकली। वहां पर भी वो सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से शेरगढ़ की धरती पर अवतार सिंह भराना जी का स्वागत। मैं धन्यवाद करूंगा उन्होंने साथियों का जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, हेमराज गुजर और लक्ष्मण गुजर, साथ साथ आदरणीय अध्यक्ष जी जो यहां पर उपस्थित है। मैं सब बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद देते हुए, क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग हैं, अगर नाम लेने लग जाएंगे तो काफी समय लगेगा, और साथ साथ गायक कलाकार साथी आदरणीय श्याम सुंदर जी बैठे हैं। मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि सरदार पटेल जी की मूर्ति कब लगी, ऐसी शानदार मूर्ति, तो मुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर शर्मा जी ने ही लगवाई है। ये बात सही है गलत है? एक बार हाथ उठा के बताइए, सही है गलत बात? तो मैं बधाई देना चाहता कि आज इसकी पूर्व संध्या पर आपने शानदार प्रोग्राम किया। ये सरकारें आती है और जाती है, कभी कोई सत्ता के शिखर पर होता है और कभी विपक्ष में भी बैठता है, लेकिन जब जब सत्ता आती है और कोई उसका अहंकार दिखाता है, अहंकार की बातें करता है, अहंकार को दर्शाता है, झूठ और फरेब बोलता है, तो जनता उसे समय समय पर आईना दिखाती है। मैं जब मुझसे उतरा हाईवे से और शहर तक आया तो मैं सोच रहा था कि कल भी एक सरदार पटेल जी का आयोजन होने वाला है, तो जो मुख्य अतिथि आएंगे सरकार के लोग शायद उसी रास्ते से चलकर आएंगे।
उसी रास्ते से आएंगे। हम तो इस मंच से पक्का सच कहना चाहते हैं, अरे 15 नवंबर तक खड्डे भरे जाने हैं, क्या शेरगंज की सड़क के भी गड्ढे भर जाएंगे या नहीं भरेंगे? नहीं भरेंगे तो शेरगंज के लोग हैं, जवाब मांगेंगे। आगे चलिए, मुझे कई जगह भी जल्दी जल्दी जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी एक जगह से विधायक चुनकर आया हूं, 2 बार हारा, फिर लड़ता रहा, जीता। लेकिन ये पद और ओहदा मुझे खूब पता है और आपको भी पता होगा, ये हमेशा किसी के पास नहीं रहता, कभी होता है और कभी नहीं होता। मैं जब देख रहा था, जब श्याम सुंदर जी चले हुए आए, हमारे भाई कोसी के चेयरमैन बैठे चक्कर आए, तो देखा कि लोगों के चेहरे पर खुशी लग रही थी। ये पता खुशी कब आती है लोगों के चेहरे पर? जब उसको देखते हैं जिसने उनकी मदद की हो, जिसने उनकी सहायता की हो। मैं इससे कोई दूर भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं भी राजनीतिक किसी दल से, पार्टी से जुड़ा हूं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चर्चा, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की चर्चा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा, या राम मनोहर लोहिया जी की चर्चा, या नौजवान साथी जिनको देखकर, जिनकी बातें सुनकर, जिनके रोक पे खड़े हो जाते, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह जी की चर्चा जब हम करते हैं, बोलते हैं, तो कई लोगों को मैंने मंचों से बोलते देखा, उनको अपने फेवर में कर लिया करते हैं। जब आप मन से किसी की आलोचना करते हैं और मन से कोई सवाल निकल के जाता है, तो कई लोगों को बुरा लगता है, चुभता है। लेकिन आप बताइए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अगर सवाल ना हो, अगर आलोचक ना हो, अगर मुद्दों को उठाने वाले लोग ना हो, अरे गरीबों पर बात करने वाले लोग ना हो, किसानों की चर्चा करने वाले लोग ना हो, नौजवानों की बेरोजगारी पर चर्चा करने वाले लोग ना हो, तो मैं पूछना चाहता हूं और सवाल करता हूं आपसे, वो कैसी डेमोक्रेसी है? क्या वो लोकतंत्र है? वो लोकतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता जो हमारे पूर्वज थे, जिनकी जयंती बनाने का अवसर हम और आप इस मैदान में इकट्ठा है। अगर लोकतंत्र ना होता, अंग्रेजों को उन्होंने ना दौड़ाया होता, तो शायद ऐसा देश ये कभी ना बनता। इसलिए जो सत्तासीन है, उनसे सवाल होंगे। वो सत्ता कभी किसी की हो, कभी किसी की हो, लेकिन कई बार लोग ये बात सोचते हैं कि तुमसे सवाल ना किए जाएं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि वो बात क्या, वो सोच क्या और वो नियत क्या, जिसमें लोगों का दुख और सुख ना हो, जिसमें लोगों के जीवन की चर्चा ना हो, जिसमें आम जनता के मुद्दों का विचार ना हो। चर्चाएं बहुत है देश में, खूब चर्चाएं चलती है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, कुछ ना कुछ चर्चा बढ़ती जरूर है। लेकिन जब देखते हैं, जब हम बात करते हैं सीमाओं की, अभी हरीशचंद्र बागी जी बोल कर गए, हमारे साथी जिला पंचायत अध्यक्ष बोल कर गए, उन्होंने पाकिस्तान की सीमा का जिक्र किया। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान को कभी जीवन में हरा पाए, हैसियत नहीं। लेकिन वो भूल गए क्या कहा था सरदार पटेल ने पाकिस्तान के अलावा चीन के लिए। उन्होंने ये कहा था, जिस समय 1947 ये देश आजाद हो रहा था, लगभग उसी समय चीन आजाद हो रहा था। लेकिन चीन ने अपनी आजादी के तुरंत बाद तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तब हमारे लौह पुरुष ने कहा था
चीन ये धोखेबाज है। वो भूल गए पहले वाले वक्ता, इसलिए वो बात को बोल रहा। जब आज सीमाओं का जिक्र होता है तो चर्चा होती है कि बंटवारे के समय क्या हुआ, किसने गलती की। लेकिन देश की आजादी के बाद जब आप लड़ाइयां देखेंगे तो अगर डिफीट किसी ने दी हिंदुस्तान को, उसकी सीमाओं में प्रवेश अगर किसी ने किया, तो पाकिस्तान ने जब किया वापस उन्हें लाहौर तक छोड़ के आए हिंदुस्तान वाले। क्या छोड़ कर आए या नहीं आए दोस्तों सब? लेकिन जब चीन की तरफ से बड़ा हुआ तब वो वापस नहीं गए। जितना आगे बढ़े वहीं पर जम गए। जब सरदार पटेल जी की चर्चा है तो सीमा एक तरफ से हिंदुस्तान की नहीं है, वो दोनों तरफ है, तीनों तरफ है, चारों तरफ है। कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं किसी देश को छूटे हुए है, कहीं पर मुंह बनाए चीन जैसा ड्रैगन बैठा है। तो चर्चाएं चलेगी, आगे बढ़ेगी। मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, जब सेना का जिक्र होता है तो छाती चौड़ी होती है, गर्वान्वित महसूस करता है। लेकिन जब सेना में यह जिक्र आता है, अभी हमारे मुजफ्फरनगर में भर्ती हुई जवान साथियों, बारिश पड़ रही थी, गार कट रही थी, 12-12, 14-14 घंटे लड़के बैठे रहे। दुर्भाग्य है, मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान 4 साल से सड़कों पर दो टकता था। जब वहां पर पहुंचा तो सेना में नंबर नहीं आ पाया। उसने कहा 400 लड़कों पर धक्का दौड़ाया जा रहा है। 1600 मीटर की दौड़ है, जो पीछे रह जाता है वो कितना ही बड़ा रेसर आगे नहीं निकल पा रहा, रह गया, नहीं भर्ती हो पाया। घर पर आया श्याम सुंदर जी और कासिम भड़ाना जी, उसने अकेला घर में चिराग था, मौत को गले लगा लिया। सोचो 4 साल की तैयारी, 2 लोग जाते थे फौज में, किनके बेटे थे? क्या किसी उद्योगपति का बेटा सेना में जवान बनता है? क्या किसी बड़े राजनेता का बेटा क्या सेना में जवान बनता है? क्या किसी बड़े अधिकारी का बेटा सेना में जवान के पद पर जाता है? नहीं, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जवान सेना में बनता है। 32 साल तक नौकरी करने वाले, 32 साल तक नौकरी करने वाले, पेंशन पाने वाले लोग टीवी की डिबेट में बैठकर कहते हैं 4 साल की नौकरी अच्छी है। अरे जब 4 साल की अच्छी थी, ये पेंशन बुरी थी, तब तुमने 32 साल तक क्यों की? इसका जवाब जनता को नहीं जवाब मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सवाल करने की यहां पर मनाही है। सवाल करोगे तो मुकदमे खाओगे, सवाल करोगे तो देशद्रोही भी कहलाए जा सकते हो। इसलिए नौजवान सब, किसी की सरकार, किसी के बात पर रोना, मैंने तो अपनी जगह पर खुलकर यह बात कही कि डेमोक्रेसी में जो आपने पद और ओहदा दिया है, ये आतुल प्रधान जितने जिएगा इस पद को लेकर और दिन हर दिन बताने का काम करेगा कि आप लोगों ने हम लोगों की मदद सदन में जो भेजकर की है, सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आप सब लोग कहना चाहता हूं, अंदर बंद कर, आंखों पे पट्टी बांध, टीवी देख, अखबार पढ़कर, मोबाइलों पर झूठी सच्ची बातें कहकर अपनी सोच और विचार को मत बनाइए। जानते हैं आपको सब लोग, बड़े बुजुर्गों, मन पर रखे लोगों, मैं आपसे भी कहना
किसी की सच्चाई अगर सबसे बड़ी कुछ है तो सिर्फ उसका जीवन, और उससे बड़ी सच्चाई कोई दूसरी नहीं हो सकती। बताइए आप लोग, आपके जीवन में क्या होता है, क्या परेशानी दिक्कत है, किसकी बेटी के हत्या में हमें, किसका लड़का पढ़ लिख कर जवान हो गया नौकरी के लिए घर घूम रहा है। अगर नेता और राजनेता अगर उनकी बात न करें तो आपकी बात कहां से आएगी, कहां से आपकी बात उन्होंने की। टीवी पर जब देखोगे वो टीवी किसान के नहीं है, वो आपके मटर आलू के भाव नहीं बताएंगे, वो गन्ने के धान के और गेहूं पर चर्चा नहीं करेंगे, वो तुम्हारी बेरोजगारी की चर्चा नहीं करेंगे, वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। वो बात वो करेंगे जो ताकत में थे हैं, जो बुलवाना चाहते हैं वो बोलेंगे। बात सरदार पटेल की करते हैं, बात देश को बांटने की करते हैं। अरे जब सरदार पटेल की बात करते हो तो एक भारत, अखंड भारत, एक हिंदुस्तान और अखंड हिंदुस्तान। यहां पर रहने वाले 36 बिरादरियों के लोग, हिंदू या मुसलमान, वो सब जो देश के नागरिक हैं, वो सब हमारे हैं। उनकी गरीबी, उनकी लाचारी, उनकी बेबसी, उनका संकट, उनकी दुविधा, उनकी सारी वो बातें जिनसे वो परेशान है, दिक्कत में है, वो हमारी है, हमारी और आपकी है। और ज्यादा बात न करते हुए मैं शेरगढ़ की धरती, आप नौजवान साथी जिन्होंने मिलकर आयोजन किया, मैं तो चाहता था कि जब ऐसा मंच हो उसमें कोई दल पार्टी की बात ही ना हो। अगर वो सामने वाले जो लोग कल प्रोग्राम करा रहे हैं, अगर वो भी इसमें शामिल हो लेते, ये भी उसमें शामिल हो लेते, तब भी अब्दुल प्रधान यही बात कहकर यहां पर जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी ताकत को पहचाना। मैं एक नौजवान साथी से कहना चाहता हूं, अरे भविष्य के बारे में सोचिए और देश की कल्पना करिए जिसका नाम यहां से लेकर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में है। सब इकट्ठे होइए, एकजुट हो जाइए। जब भारत माता की जयकारा लोग लगाते हैं, मैं भी लगाऊंगा, तो वो क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि सब लोग मुट्ठी बंद करके एक हो जाओ, इसीलिए लगाते हैं। नहीं लगाते बता दीजिए। लेकिन कई लोग नारा इसलिए लगाते हैं कि बंटवारा कैसे हो जाए। तो इससे क्या फायदा है, इससे क्या बात। इसलिए सबसे कह के जाऊंगा, इमरान भाई खड़े हैं, हमारे लक्ष्मण जी खड़े और नौजवान साथी बहुत सारे दूर दूर से यहाँ तक आए हैं। जब भी किसी सदन में, किसी जगह पर जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपका ये भाई, आपका ये साथी आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। हमेशा सत्ता कभी किसी के पास नहीं रहती, कितना भी बड़ा हो। जब सरदार पटेल जी का जिक्र कर रहे हैं तो अगर जिक्र करेंगे 1000 साल पहले का, क्योंकि सब जाति वर्ग के लोग बैठे हैं, लेकिन जाति में किसी न किसी में तो कोई पैदा होता ही है। और मैं गर्व महसूस करता हूं मैं जिस जाति में पैदा हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जिस जाति में मेरा जन्म हो। लेकिन ये भी बात कहता है कि जब जिम्मेदारी बड़ी हो, जिम्मेदार वही कहलाता है जो जिम्मेदारी को निभाए, जो ना निभाए वो गैर जिम्मेदार। जैसे हम विधायक की पोस्ट पर बैठे हैं, तो जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया, चाहे जो देगा चाहे जो नहीं देगा, वो सब इस समय हमारे पास आएंगे तो हम सबकी बात सुनेंगे और माननी चाहिए सही बात। इसलिए मैं सबका आपका आभार व्यक्त करता हूँ, गायक कलाकार साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। कभी फिर मौका मिलेगा, फिर आएंगे। मैं कुछ साल पहले आया था इस शेरगढ़ मंडी में, तब भी बोलने का मौका मिला था, लेकिन फिर मौका आपने दे दिया। तो जब जब मौका पड़ेगा हम लोग बोलेंगे। ये सही बात है। बात को खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष रहते हैं, लेकिन विपक्ष को भी कभी मानने का काम मत करिएगा दोस्तों साथियों, चाहे वो विपक्ष किसी का भी हो। अगर विपक्ष को मार डालोगे तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर कुछ ही नहीं बचेगा, चुनाव उनाव नहीं होते हैं। फिर अगल बगल की जगह देख ली, पाकिस्तान में जब चाहती है सेना कब्जा कर लेती है। चीन वाले ने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ही रहूंगा। रूस वालों ने कह दिया, झूठा सर्वे करवा दिया,
72 साल की उम्र में कि 2036 तक नहीं रहूंगा। बताओ है या नहीं ये बात? इसलिए कभी कभी जब बात आया करे वोट किसी को देकर रखो, लेकिन विपक्ष को भी जिंदा रखना। अगर वो मर जाएगा तो सरदार पटेल जी की सोच भी खत्म हो जाएगी। सोचिए, जब अभी प्रधानमंत्री जी का जिक्र, प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी की बातों का जिक्र हो रहा था, तो तब भी मतभेद हो सकते थे, लेकिन दोनों लोग इकट्ठा काम कर रहे थे। यही डेमोक्रेसी थी कि सरदार पटेल अपनी बात को, अपनी चीज को रखते थे और उसको कई बार मनवाते थे, कई बार वो नहीं भी बनती थी। जो नहीं बन पाई, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान हम लोग आज सुनते हैं, समझते हैं, उससे परेशानी, दिक्कत होती। इसलिए आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए नौजवान साथियों से मैं अपील करके जाऊंगा, नौजवान साथियों की ताकत को पहचानना। ये जो जवानी है ये हमेशा किसी पे नहीं रहती। जवान व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, क्या होता है नहीं होता बताइए। इसलिए जिस समय पर हो उसका सदुपयोग करना। बढ़ाना जी, मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जब मैं विधायक बना तो मुझसे कहा कि विधायक तो बनते बहुत मुश्किल से। मुश्किल इसलिए क्योंकि बैठे हैं ससुराल वाले क्षेत्र के ही हैं, तो उन्होंने मुश्किल इसलिए कि 15 साल उन्होंने कहा कि जो पद तुम्हें मिला है इसको रोज जीना। जीने का मतलब जानते हो? जीने का मतलब पता है? जीवित। और जीवित इंसान हलचल करते हैं, और हलचल वाले नाम करते हैं। जिनका नाम बढ़ता है वो ओहदे भी पाते हैं, और जो ओहदे पाते हैं वो सेवा के लिए पाते हैं। तो मुझसे कहा कि रोज इसको जीना। मैंने कहा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो बात अलग है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन इस पद से, इस ओहदे से जनता के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके मिले। तो बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से नारा लगाइएगा, नौजवान साथी, जोर तक आवाज जाए। अगर मैंने सही बात कही हो तो जोर से नारा लगा देना। दल पार्टी की बात नहीं की, जो बात सच्चाई है उसको आपसे बखान किया। तो जोर से बोलिए, भारत माता की जय। जो भारत माता को मानता है, जो हिंदुस्तान को मानता है, जोर से बोलो। उनको भी पता लग जाए जो लोग इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे, और ये भी तो भारत वाले लोग हैं हिंदुस्तान के। बताओ हिंदुस्तानी हो या नहीं? अरे जोर से बताओ हिंदुस्तानी हो या नहीं हो? तो सब हिंदुस्तानी है, वो भी हम भी। वो सत्ता पक्ष में, चलो विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के भी कई लोग बैठ कर गए, ये कोई बात नहीं। तो बोलिए जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सब लोग बोलो। ये शर्मावे हमारे लोग, और कंपटीशन उन्हीं लोगों से करें। मैं दूसरे लोग कह रहा हूँ, उस पर पटेल लोग और दूसरी जाति के लोग बैठे, बोला मत मानना। कंपटीशन तो करते हैं उनसे, दूसरी जात के लोगों से। उनके जितना लड़ाई भी लड़े हैं, जब लड़ोगे नहीं तो कौन पूछ रहा? इधर लड़ना पता, लड़ने का मतलब कट्टा बंदूक चलाने से नहीं है। डेमोक्रेसी में लड़ने का मतलब जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, 13 महीने लड़े, लड़ाई लड़ी उन लोगों ने। मैं तो बुराई नहीं कर रहा किसी जात की, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। जोर से बोलना, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।